Hi everyone, welcome to another lecture of chemical kinetics. As I have promised that I will do the previous year question based or MCQ based on the chemical kinetics, which have previously come in any exam. So first we will start with AIEEE exam or J exam. Previously, now it is J exam. Previously it was known as AIEEE. So we will start with the MCQs that based on the chemical kinetics. So first question is from AIEEE 2002. The question was the unit for rate constant for zeroth order and first order reaction is. The question क्या पूछा यहाँ पे? The unit of rate constant. मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा यहाँ पे. तो रेट कांस्टेंट किसका? पहला और जीरोथ ऑर्डर का. तो अगर याद है तो मैंने वीडियो में डिस्कस किया है कि कोई भी रेट का ऑर्डर का अगर यूनिट निकालना है तो मेरे पास तो फॉर्मूला क्या भाई? यूनिट ऑफ एनी रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन एंड टाइम इनवर्स. हियर द टाइम इज गिवन इन सेकेंड्स, सो वी विल टेक इन सेकेंड इनवर्स. अच्छा, अभी हम लोग को जीरोथ और फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिया है, तो सो पुट n equals to 0 and n equals to 1, 0 in first order. So K equals to moles per liter. So first we will start with zeroth. First we will start with 1 minus 0, second inverse. Now K क्या होगा भाई? 1 minus 0 मतलब यही मोल पर लीटर पर सेकेंड. जीरोथ के लिए मोल्स पर लीटर पर सेकेंड दिया है और n इक्वल्स टू अगर 1 हम लोग पुट करते हैं तो मोल्स पर लीटर 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू k. ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, कोई भी रेस टू 0 1 होता है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये k1 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स मीन्स k. तो अगर जीरोथ और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या दिया भाई? मोल्स पर लीटर. तो मोल्स पर लीटर हम लोग को ये दिया है और इसके लिए ये, मतलब ये हमारा आंसर राइट है. जीरोथ और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए. फिर से एक बार समझा दे रहा हूं मैं. क्वेश्चन क्या पूछा है? यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर जीरोथ एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो अभी हम लोग को मालूम है कि कोई भी रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट अगर पता करना है तो सेम यही फॉर्मूला है मेरे पास. मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन, मोल्स पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, या फिर टाइम इनवर्स. कोई भी टाइम का इनवर्स हम लोग ले लेंगे तो यही होगा. समझ गए इतना? तो हम लोग n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा. समझ गया सबको? तो आंसर क्या हमारा अकॉर्डिंगली हम लोग पता कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कभी कभी बस फर्स्ट के लिए पूछा जा सकता है, कभी कभी बस सेकेंड के लिए, कभी कभी थर्ड के लिए भी पूछा जा सकता है. तो थर्ड के लिए भी मैं एक बार निकाल के बता सकता हूँ. n इक्वल्स टू 3. तो अभी तो हम लोग को मालूम है ना, मोल्स पर लीटर 1 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे और सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू k. तो k का क्या होगा भाई? मोल्स माइनस 2, क्योंकि और लीटर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू k. समझ गया इतना? ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है. अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है वो भी AIEEE 2002 का ही है. तो एक क्वेश्चन क्या दिया है? द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर A+2 गिव प्रोडक्ट. क्या दिया है? द रेट फॉर रिएक्शन A+2 भी गिव्स प्रोडक्ट. और रेट हम लोग को दे दिया ना, कोई भी रिएक्शन रेट लॉ दे दिया. यहाँ पे रेट लॉ क्या बोला है? R इज इक्वल्स टू K, A और B का स्क्वायर हम लोग को दिया है. और पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज. बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे ऑर्डर पूछा है ना. ऑर्डर का हम लोग को तो मालूम ही है ना. व्हाट इज ऑर्डर? इट इज नथिंग बट सम ऑफ एक्सपोनेंट्स. सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स. सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट यहाँ पे कौन कौन से दिए गए भाई? ये दोनों दिए गए हैं. तो अभी सम ऑफ एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 2.
मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के ए और बी 1+2 मतलब 3 हो जाएगा ना यहाँ पे। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? 3। बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर इज नथिंग बट सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट, हमारा रिएक्टेंट का क्या है भाई? ए और बी दोनों है, और रेट लॉ में हम लोग को दिया है, और क्योंकि रेट लॉ में दिया है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हम लोग को, तो इससे हम लोग को क्या मालूम चल जाएगा? ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। समझ गए इतना अच्छे से? इजी है, कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, और ये पूछा क्वेश्चन AIEEE का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें से कौन सा करेक्ट है ये इक्वेशन के लिए? ये इक्वेशन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो अगर मैं स्टेटमेंट देखता हूं तो दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट फॉर आरएनएस इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट आरएनएस इक्वेशन ना, ठीक है। अच्छा, आरएनएस इक्वेशन में मैंने बताया था प्रीवियस, अगर सब लोग ने पूरा चैप्टर अच्छे से देखा है तो मैंने बताया था के क्या होता है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। ए क्या होता है? आरएनएस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए क्या होता है? आरएनएस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसमें से देखो कौन सा करेक्ट मिल रहा है? ए क्या एडजॉर्प्शन फैक्टर है? नहीं। के क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? नहीं। आर क्या रीडबर्ग कांस्टेंट है? नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी है? हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर। समझ गया? इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो यार इतना हम लोग को समझ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो ये तो सीधा मैंने हम लोग ने जो भी मैंने बताया था उसमें पूरा लिख दिया है ना कि ये कौन सा टर्म क्या क्या सिग्निफाई करता है। तो ये हम लोग के थर्ड लेक्चर में पूरा अच्छी तरह से दिया है हम लोग को। तो के क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? आरएनएस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कभी कभी दे सकता है। ई क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। समझ गया? अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हम लोग को, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम मतलब यहाँ पे एकदम जैसे ही अगर डिक्रीज फ्रॉम दिया रहेगा तो इसे कान खड़े हो जाने चाहिए हमारे। तो डिक्रीज फ्रॉम इतने से इतना, ठीक है, इन 15 मिनट। टाइम कितना दिया? 15 मिनट। तो टाइम टेकन टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोला है? टाइम टेकन टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 0.1 to 0.2025, यहां से यहां तक होने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? कैसे सॉल्व करोगे बताओ भाई? यहाँ पे क्या क्या दे दिया हम लोग को? कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग को दे दिया है। अच्छा, अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग को बोला क्या है कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, और टाइम भी दे दिया है। अच्छा, अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका के तो सेम रहेगा, के तो सेम रहेगा ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो मान लो टाइम t1 दे दिया, कितना? 15 मिनट। t2 कैलकुलेट करना है, t2 हम लोग को मालूम नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या भाई? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t1 ले लेते हैं यहाँ पे, log to the base 10
80 ये ऐसा कर सकते हो, सेम ऐसे K2 ले लो। टू 2.303 A0/T। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एक तो सबसे पहले क्या करो कि ये K का वैल्यू निकाल दो पहले से, वो इसमें पुट कर दो यहाँ पे। तो K का वैल्यू निकालो और पुट कर दो, तो तभी भी आपको मालूम चल जाएगा T क्या है यहाँ पे दूसरे का, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो सेम आ रहा है ना। या फिर क्या कर सकते हो कि आपको मालूम है रेट कांस्टेंट सेम है, तो आप दोनों का रेशियो ले लो। रेशियो ले लेते हैं इसका। तो रेशियो हम लोग क्या करेंगे भाई, T2 पता करना है यहाँ पे। अगर इसका दोनों का अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ 2.303 T1 log 2 इक्वल्स टू ये भी 2.303 T2। अच्छा, log 2 कहाँ से आए भाई? ये हम लोग का A0 है ना यहाँ पे, A0 और ये 80। इसके लिए ये A0 है, A0 और 80 दिया है, A0 और 80। और ये log ले लो 0.1 0.025, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे log 2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, 2.303 गेट कैंसिल यहाँ पे, तो T2 क्या हो जाएगा भाई? T2 क्या हो जाएगा? अच्छा, log 2 की वैल्यू, चलो 1/T1 हम लोग फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3010 होता है यहाँ पे log 2 की वैल्यू इक्वल्स टू 1/T2 log 4 की वैल्यू 6021 होता है यहाँ पे, ये भी हम लोग को मालूम है। तो T2 को इधर लेके आओ और T2 और ये इसको इधर भी लेके चले आओ, तो मेरे पास T2 बचेगा क्या? T1 कितना दिया है? 15 मिनट दे दिया ना, इनटू log 4 की वैल्यू 21/3010, ये 2 आ जाता है। तो T2 क्या बचेगा हमारा? 30 मिनट। दिया क्या कहीं आंसर हमारा 30 मिनट? हाँ, आंसर इज डी। समझ गया? एक बार और इसको रिवाइज कर ले। तो हम लोग को क्या दिया है कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग को क्या दिया है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट हम लोग को कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 0.8 से 0.4 तक चेंज हो रहा है। कितने? 15 मिनट में। तो 15 मिनट में 0.8 से 0.4 में अगर चेंज हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने में? 0.1 से 0.25 में। इतना तो हम लोग को मालूम है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो दोनों का केस सेम रहेगा। तो हम लोग ने जो T1 और T2 के लिए दोनों इक्वेशन लिखा, क्योंकि दोनों का केस सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रेशियो ले सकते हैं। अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं रहेगा। लेकिन इसके अल्टरनेटिवली एक और मेथड है कि पहले आप K का वैल्यू पता कर लो इससे, क्योंकि T का वैल्यू दिया तो K का वैल्यू पता कर लो आप। अभी इस K के वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो आपको T2 मिल जाएगा। समझ गया? आंसर सेम ही आएगा 30 मिनट। तो ये वाला मेथड मेरे को ज़्यादा इजी लग रहा है, ये तो इजी हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, दोनों को इक्वेट किया। 2.303 ये पहले कैंसिल हो गया, log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है, log 4 की वैल्यू 0.6 होता है। तो जाहिर सी बात है इसका दुगना हो गया, मतलब यहाँ पे 2 बच जाएगा, log 2 बच जाएगा। log 2 मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे। समझ गया? अच्छे से आगे बढ़े। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? ये हम लोग को दिया है IEEE 2004 का। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? द रेट इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। ये हम लोग का रिएक्शन है, इसका रेट इक्वेशन ये दिया है। अच्छा, ये रिएक्शन को हम लोग को देखने से क्या मालूम चलता है? कुछ नहीं है, पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब ऑर्डर जाहिर सी बात है 2 दिख रहा है। ऑर्डर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा इसमें से करेक्ट है? इसमें से चारों स्टेटमेंट में इसके कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो K इज इंडिपेंडेंट ऑफ A एंड B, पहला आंसर दिया है। ये करेक्ट हो सकता है क्या? कभी भी नहीं करेक्ट हो सकता। क्यों? इसमें A भी दिया और B भी दिया है, तो इसमें डिपेंडेंट है A और B के। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? T हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। T हाफ एक ही चीज में कॉन्स्टेंट होता है,
मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए तभी कांस्टेंट होएगा। फर्स्ट ऑर्डर है क्या? नहीं, सेकंड ऑर्डर है। थर्ड, यूनिट ऑफ के इज सेकंड इनवर्स। के कब सेकंड इनवर्स होएगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल्स टू 1, लेकिन n इक्वल्स टू तो यहाँ पे 2 दिया है, फिर कैसे सॉल्व करोगे? आंसर कौन सा है यहाँ पे? फिर एक तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो 4 है, या फिर ये, क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, दूसरा तरीके से इसको मैं प्रूव कैसे कर सकता हूँ कि यही राइट है? तो ये क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस देन द डिसअपियरेंस ऑफ ए। मतलब जो फॉर्मेशन है वो ट्वाइस है। अगर फॉर्मेशन ट्वाइस है, जाहिर सी बात है इसमें डिफरेंशियल रेट ऑर्डर दिया है। डिफरेंशियल का मतलब इसको कैसे लिख सकते हो इस पूरे इक्वेशन को? -1/2 dA/dt इक्वल्स टू dB/dt इक्वल्स टू dC/dt। dC/dt मतलब ये C दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को इसको चाहिए ही नहीं हम लोग को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? dC/dt, 2 को इधर लेके चले आओ तो dA/dt इक्वल टू 2 dC/dt। मतलब द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज ट्वाइस देन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A ना। मतलब ये जाहिर सी बात है, आंसर हमारा राइट है। समझ गया? तो हम लोग ने क्या किया? सिंपली बस डिफरेंशियल रेट ऑर्डर लिख लिया यहाँ पे। डिफरेंशियल रेट ऑर्डर लिखेंगे तो हम लोग को क्या मालूम चलेगा? 1/2 है, 2 को इधर लेके चले आओ तो ट्वाइस हो गए। तो ये सब आंसर करेक्ट क्यों नहीं इतना मालूम चला? क्वेश्चन क्या दिया? द रेट ऑफ इक्वेशन हम लोग को दे दिया इस इक्वेशन का, क्योंकि ऑर्डर हम लोग को ऐसे दिख रहा है 2 है, तो हम लोग यहाँ पे ये और स्टेटमेंट ये वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन में ए और बी दोनों दिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर यही राइट है। या फिर मैंने इसको प्रूव भी कर दिया राइट है। समझ गया? अगला क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को? अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे? द रिएक्शन इन्वॉल्व। एक क्वेश्चन पूछा है 2005 का, तो हम लोग मतलब लाइन से सीक्वेंसिंग चल रहे हैं। AIEEE का ही क्वेश्चन है 2005 का। तो क्वेश्चन क्या, रिएक्शन क्या, क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे? द रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट रिएक्टेंट कैन नेवर बी। इसमें से स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है? ठीक है, कैन नेवर बी। अच्छा, यहाँ पे 2 डिफरेंट रिएक्टेंट है, हाँ, 2 रिएक्टेंट। कंसीडर A + B गिव्स प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे देख के क्या मालूम चलता है? दिस इज मॉलिक्यूलरिटी कितने है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज 2, तो इट इज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है हम लोग के यहाँ पे। तो एक स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो जाता है, ये बाय मॉलिक्यूलर हो सकता है। समझ गया? अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर हो सकता है क्या? डिपेंड करता है ना कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये थोड़ी हम लोग को पूछा है। ये भी ऐसा भी दे सकता है 0 और 1, या फिर 1 1 या फिर 1 0, कुछ भी दे सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, ये वाला भी करेक्ट हो सकता है, यह भी करेक्ट हो सकता है, और ये भी हम लोग को बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो दिया ही है यहाँ पे। तो कैन नेवर बी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो ही नहीं सकती ना। क्यों? मॉलिक्यूलरिटी इज नथिंग बट number of molecules taking part in the reaction. मतलब यहाँ पे कितने रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, तो कभी भी नॉट बी यूनिमॉलिक्यूलर। समझ गया? तो आंसर हमारा क्या है? नेवर बी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हमारा ए इज करेक्ट है। समझ गया? फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे 2 अलग अलग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म, 2 अलग अलग यहाँ पर रिएक्टेंट इन्वॉल्व है ना। अगर 2 अलग अलग रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो कभी भी ये यूनिमॉलिक्यूलर हो ही नहीं सकता। बाय मॉलिक्यूलर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, nth ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ये यूनिमॉलिक्यूलर नहीं हो सकता। समझ गया? अगला क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग को अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे? T 1/4, मतलब हाफ लाइफ के बाद क्वार्टर लाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं।
तो क्वार्टर लाइफ हम लोग को क्या दिया है, द T1/4 इज टाइम टेकन टू ड्रॉप द कॉन्सेंट्रेशन 3/4 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब टाइम T/4 दिया है और कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का क्या बोला है, 3/4 ड्रॉप होने के लिए, ये हम लोग को दे दिया यहाँ पे। एंड द रेट कांस्टेंट इज, रेट कांस्टेंट के दिया यहाँ पे। देन द T1/4 कैन बी रिटन एज, T1/4 कैसे लिखा जा सकता है, तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन क्या दिया है, कितना दिया है, 2005 का है क्वेश्चन, 2005 का क्वेश्चन। बी क्या दिया है, 1/4। और डी क्या दिया है, ये हम लोग को दे दिया क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो सिंपली कुछ लॉजिक नहीं लगाना है हम लोग को, लॉजिक कुछ नहीं लगाना है, दिमाग एकदम स्थिर रखना है। कंसीडर करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसीडर करना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अभी हम लोग को मालूम है टी क्या होता है, A0/AT, ये होता है हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसमें क्या दिया टी की जगह पे, T1/4 दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर T1/4 दिया है तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया है यहाँ पे, तो A0 तो ऐसे ही रहेगा ना, लेकिन AT क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ A0, समझ गया। तो ये हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो T1/4 हो जाएगा यहाँ पे K log to the base 10 A0 ऐसे ही रहेगा, A0 गेट कैंसल, ये 3/4 का क्या हो जाएगा, 4/3। तो क्या हो जाएगा भाई, T1/4 2.303 log K, कितना हो जाएगा भाई, 4/3 मतलब 1.33, 1.33 का लॉग कितना होता है भाई, तो 1.33 का लॉग कैलकुलेट कर दो और मालूम चल जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर दो। तो इसका एक वैल्यू कैलकुलेट मैंने किया तो आया कितना है भाई, T1/4 इक्वल्स टू 0.287 अपॉन K, 0.287। तो 0.287 मतलब क्या दिख रहा है, 0.29 के आसपास दिख रहा है, 0.29 के आसपास दिख रहा है ना हम लोग को। तो आंसर ये वाला हम लोग का करेक्ट है, 0.29। समझ गया, फिर से एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है, टाइम टेकन टू ड्रॉप द कॉन्सेंट्रेशन टू 3/4, मतलब 3/4 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप करने बोला है। रेट कांस्टेंट के दे दिया है, तो T1/4 को कैसे लिख सकते हो, सिंपली फर्स्ट ऑर्डर लिख दो। और इसमें हम लोग को मालूम है T1/4 दिया है, तो AT क्या हो जाएगा, A0, 3/4 A0 दे दिया हम लोग को, ये भी दिया है, बस सब कुछ पुट करना है तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे बराबर। समझ गए इतना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, द फॉलोइंग मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म दिया है रिएक्शन का, रिएक्शन का मैकेनिज्म है हम लोग को दिया है NO + Br2 गिव्स NO2 अभी फिर से NOBr2 आपस में फिर से NO से कंबाइन हो रहा है, 2NOBr बन रहा है। नाउ इसमें नंबर ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है भाई, स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म में हम लोग देखें तो ये अगर रिएक्शन को अगर डायरेक्ट प्लस में कर देता हूँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो याद रखना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज स्लो स्टेप। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कौन सा साइन दिया है, रिवर्सिबल साइन दिया है। तो जाहिर सी बात है ये फॉर्म होगा तो बहुत स्लो फॉर्म होगा ना। अगर स्लो फॉर्म हो रहा है और ये बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है, सॉरी ऐसे दिया है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है। अगर ये स्लो रिएक्शन होगा तो जाहिर सी बात है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और एक ही फॉर्म हो रहा है ना ये, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज 1। तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन है 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज एवरी स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
तो दिस पर्टिकुलर स्टेप, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हैज गॉट only one rate determining step because here reversible sign is given. Understood? Rate determining step मतलब slow step मतलब reversible sign यहाँ पे, समझ गया। और पर्टिकुलर रिएक्शन का अगर प्लस कर देते हो ओवरऑल रिएक्शन तो ये कट भी हो जाएगा। मतलब दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, दिस इज डिटरमिन डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज स्लो स्टेप, डिकम्पोजिशन इज फास्ट स्टेप। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है फॉर फॉलोइंग रिएक्शन 1/2 A gives B, 1/2 A gives B। ये हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया हम लोग को। तो ये क्वेश्चन क्या बोला था? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A रिलेटेड टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B बाय विच फॉलोइंग। तो ये एक्चुअली डिफरेंशियल हम लोग को पता करना है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशियल लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा भाई? माइनस, क्या लिखूंगा भाई? माइनस dA बाई डी टी इज इक्वल टू dB बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे तो स्टोचोमेट्री भी दी गई है ना यहाँ पे। तो स्टोचोमेट्री का यहाँ पे भाई 1/2 लिखते हैं ना स्टोचोमेट्री। तो क्या हो जाएगा भाई? -2dA और dA बाय ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। समझ गया। एक बार और देख लेते हैं। तो कोई दिया है, कोई भी एक रिएक्शन दिया है, हाफ A gives B, half A gives B, the rate of disappearance of A related to B is by following equation। तो ये इक्वेशन भी दे दिया हम लोग को। तो इक्वेशन दे दिया तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने का 1 स्टोचोमेट्री लिख दो। स्टोचोमेट्री को ऊपर ले लो तो ऐसा भी लिख सकते हो, अगर इसको इधर ले लो तो ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गया। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना 6.93 मिनट। द टाइम टेकन टू डिकम्पोज 99 पॉइंट ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? टी आप दिया है। मेरे को टी क्या कैलकुलेट करना है? व्हेन 80 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100 माइनस 99 मतलब 1% बचेगा यहाँ पे 80। व्हेन 80 इक्वल्स टू 1%। अच्छा, अगर मेरे को कोई भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरे को मालूम है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ, या फिर के इक्वल्स टू, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो हम लोग को क्या दिया? के का हम लोग को पता कर लेते हैं 0.693 अपॉन 6.93 ना। क्या भाई? क्या कितना होगा भाई? 0.1/10 है ना। 0.1 बचेगा यहाँ पे। तो के हम लोग को क्या मिल गया? 0.1। अभी एक के पॉइंट अगर मिल गया मेरे को के 0.1 तो वैल्यू पुट कर दो इसमें टी में। लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द क्या हो जाएगा? टी। टी हम लोग को पता, के पता है 0.1 लॉग ए नॉट हमेशा। अरे क्या कितना होता है भाई? 80 कितना होता है? 0.1 ना। कितना हो जाएगा? इंटू ए कितना हो जाएगा? अपॉन कितना हो जाएगा भाई? देखो बोलो। अरे 1000 का लॉग कितना होता है? 3 ना। इंटू 3। तो यही हम लोग को क्या, अगर मैं कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 जा 0,
समझ गया है? तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, टी। तो ये ऐसा ही हम लोग को सेम करना है। तो हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को कर देना है, मालूम चल जाएगा हम लोग को। या फिर लोगों को क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, तो यही हम लोग को दिया है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो log 3 का हम लोग को मिल जाएगा वैल्यू, log 3 का वैल्यू इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा। तो log ये क्या मिला है, t इक्वल्स टू 2.303, क्या मिलेगा हम लोग को, इंटू 3 अपॉन 0.1। तो यही हम लोग का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हम लोग का इसे कैलकुलेट कर लेना, जो भी डाउट रहेगा कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग बस नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ।